हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अपने 9th स्टैंडर्ड में आपकी जो स्टडीज थी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स जो है वो स्टडी किया हुआ है। आज हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि आपने स्टडी किया है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो होता है वो होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, जनरली कोई भी बॉडी जब होती है तो वो न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सपोज ऐसी कोई एक न्यूट्रल बॉडी किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए और अगर थोड़ा सा अगर कुछ रबिंग हो या फ्रिक्शन हो, जिसके वजह से अगर पहले बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं सपोज, तो लॉजिक क्या बनेगा? ये बॉडी सर न्यूट्रल थी, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, मतलब ये टोटल बॉडी जो है अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई है। वेरी गुड। और इसमें से पॉजिटिविटी चली गई, अगर किसी भी चीज में से पॉजिटिविटी चली जाती है तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए फिर ये जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां पर सिर्फ चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हुए, उसके बाद वो जगह पर ही दें। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमें जो ध्यान रखना है वो है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब यहां पर जो चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे। क्या होंगे? चार्जेस फ्लो होंगे, करेक्ट। सो जनरली व्हाट इज चार्ज? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। व्हाट इज चार्ज? सो मटेरियल जो होता है, कोई भी अगर दुनिया के कोई भी एटम हम लेते हैं तो उसके अंदर हमें पता है कि मटेरियल जो है वो एटम से बने होते हैं, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन्स, मतलब हम बोल सकते हैं उन्हें प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, और नेगेटिव चार्जेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। सो इसका मतलब है हर एक मटेरियल में ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है ही, और उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन होता है, राइट। तो प्रोटॉन्स के पास जो वो पॉजिटिविटी है दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास जो वो नेगेटिविटी है उसे क्या बोला जाएगा? नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो जनरली अगर हम सपोज कोई अगर ये कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर इट इज अ काइंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है मतलब मटेरियल ही है, ठीक है ना, मैटर ही है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो है वो एटम्स होंगे, ठीक है। लेकिन कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो एटम के सराउंडिंग में घूमने वाले होते हैं वो थोड़े से फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते हैं मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की वजह से आने वाला अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्री मतलब एकदम फ्री है, चला उनाड़ गया करत फिर आई कर, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का उन पे असर होता है, लेकिन नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा नहीं होता, करेक्ट। सो ऐसे केस में अगर मैं बोलूं कि उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है भी, सपोज ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, करेक्ट। सो ये फ्री है, लेकिन और ये एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझाऊं तो ये अपनी जगह पे घूमते भी रहते हैं, लेकिन उनका नेट मोशन जो होता है फिलहाल के लिए जो जनरली होता है वो होता है 0। अब हम क्या करते हैं, अगर सपोज बाहर से इसे कोई एक सप्लाई दे दे, ठीक है ना, बाहर से अगर हम इसे कोई एक सप्लाई दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अब बाहर से हम इसे एनर्जी दे देते हैं लाइक दिस, करेक्ट। सो सपोज दिस इज प्लस माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लास्ट ईयर स्टडी किया हम लोगों ने, यस, वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? सेल। सही बोला आपने, क्या बोलेंगे इसे? सेल, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे? यस, वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको? बैटरी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो सपोज आपने इसे सेल या बैटरी प्रोवाइड की है, तो सेल या फिर बैटरी जो होती है वो क्या काम करती है? वो एनर्जी देती है। क्या देती है? वो एनर्जी देती है, और एनर्जी देने से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फील्ड आ जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देते हैं? मोशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको, बिकॉज ये आपको कभी भी काम में आ सकता है। आपको मालूम है आपका सिलेबस अब ऐसा हो गया कि इसके अंदर सिर्फ किताबी नहीं, ओवरऑल नॉलेज की बहुत जरूरत है ताकि आप आगे बढ़ सको, है ना, टॉपर बन सको। सो ऐसे केस में ये नेगेटिव है, सही है, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा आप मुझे बताओ, नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करता है या रिपल्शन करता है? जस्ट थिंक, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो सेम चार्जेस हैं, और सेम क्या होता है? अट्रैक्ट या रिपेल? सेम रिपेल होता है, और अपोजिट अट्रैक्ट होता है, सही है, सही है। सो बाय दैट लॉजिक
ये जो नेगेटिविटी है बैटरी की, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो नेगेटिव है, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस टर्मिनल से दूर जाने की कोशिश करते हैं। सो दे विल मूव लाइक दिस। और ये अकेला ऐसा नहीं है, ये कोई बड़ा शाना नहीं है अकेले के ऊपर होगा, ये सबके ऊपर होगा। सो एवरी इलेक्ट्रॉन विल नाउ ट्राई टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, नेगेटिव से अपोजिट जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है, करेक्ट। तो ये लॉजिक समझ में आ गया, ओके। सो अब होता क्या है, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्जेस हैं, सो नेगेटिव चार्जेस है ना, सो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सही है। अब नेगेटिव चार्जेस का फ्लो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन का, सो करंट जो होता है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आता है, उसे हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। करंट इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं ट्रेडिशनली, ठीक है। सो दिस इज हाउ करंट फ्लोज जनरली, ठीक है। सो इसका मतलब हमें ये पता चल गया दैट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो मिलता है, करेक्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड करंट। करंट का एक्चुअल में जो मतलब है, जिसको अगर हम मराठी में बात करें तो त्याला आपण म्हणूया धारा, विद्युत या फिर धारा। करंट की धारा मतलब इलेक्ट्रॉन्स की धारा, इलेक्ट्रिसिटी की धारा मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली ये वर्ड कहां से आता है, अगर आप किसी नदी या फिर कोई अगर वी कैन से दैट एक छोटा सा झरना अगर जा रहा है, तो उसका जो फ्लो होता है, उसके अंदर जो पानी बहता है, उसे हम बोलते हैं पानी की धारा, है ना। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर करंट, ठीक है, मतलब पानी की धारा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ फ्लो हो रहा है, लेकिन वो पानी नहीं फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की धारा। क्या बोलेंगे इसको, यस, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की धारा। और इलेक्ट्रॉन्स की धारा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो समझने लायक बात है वो ये है कि अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, सो इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या स्टडी की थी, हमको क्या क्या देखना है इसके अंदर, राइट। सो इसको हम अब स्टडी करेंगे, आप जस्ट ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। मैं कुछ चीजें समझाऊंगा आपको, और वो चीजें समझते समझते आपको इस चार्ट को फिलअप करना है। जिस वक्त आपको ये चार्ट समझ में आ गया, आप समझ जाओ कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। यस, तो जस्ट पे अटेंशन, मैं इसको अभी क्या कर रहा हूं, क्लियर अप कर रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। तो जनरली स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, या फिर चार्जेस, इनका जो स्टडी होता है ये हमें देख नहीं सकते हम इन्हें, ठीक है, ये बहुत छोटा होता है, करेक्ट। कभी आपने ऐसा देखा है, अरे मी काल तिकडे गेलेलो मार्केटमध्ये 4 चार्जेसला पळताना बघितला, मस्ती खोर होते एक नंबरचे, ऐसा कभी देखा है आपने, कभी सुना है, कभी नहीं सुना। कभी ऐसा किसी ने बोला वो आने दे मेरे हाथ में, वो नेगेटिव चार्ज है ना, वो आने दे, उसको देखता हूं, ऐसा कभी आप बोलते, कभी नहीं बोलते हम। क्यों नहीं बोलते, बिकॉज ये जो चीजें हैं वो नहीं दिखेंगी आपको, बिकॉज आपकी जो वी कैन से दैट सेंसिटिविटी जो आंखों की होती है, ठीक है ना, करेक्ट, जिसे हम जो बोलते हैं रिसेप्टिविटी ऑफ द आईज, वो इतना कम है कंपैरेटिवली कि हम बहुत सारी छोटी चीजों को नहीं समझ सकते। इनका जो साइज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, वो फर्मी लेवल पे होता है। फर्मी लेवल का मतलब 10⁻⁻15 मीटर के लेवल पे, तो हम लोग उसको नहीं देख सकते। तो मतलब इस फिजिक्स को बोला जाएगा माइक्रोफिजिक्स, ठीक है, मतलब छोटे लेवल का फिजिक्स। सो लोग सोचते सर छोटे लेवल का फिजिक्स है तो हम इसको कैसे समझेंगे, तो दिखेगा भी नहीं। अभी जो ये सब जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं बस उसी को हम मान के चले गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी छोटे लेवल की फिजिक्स को या फिर छोटी सी जो साइज है उसको हम सही देख सकते हैं। ऐसे फिजिक्स को आप किसी दिखाई देने वाले फिजिक्स के साथ कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं भी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट को समझाऊंगा किसी और तरीके से। जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। सो जस्ट पे अटेंशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पार्ट करेंगे, राइट।
पहले पार्ट में हम लोग कंसिडर करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी बाद में देखनी है, हम पहले देखेंगे कि वाटर इन पाइप कैसे फ्लो होता है। क्या देखेंगे हम लोग? यस एग्जैक्टली, वाटर इन पाइप कैसे फ्लो होता है ये हम देखेंगे। ये हमें समझ में आता है, राइट? हमने पानी का फ्लो जनरली देखा हुआ है, राइट? अगर ये हमें समझ में आ गया तो सेकेंड साइड में हम देखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। सो एक साइड में हम देखेंगे वाटर इन पाइप, उसको समझेंगे, और फिर वहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अब ये जो चीज है, ये जो सब कुछ हुआ वो एक समय पे नहीं हुआ है ना। आपने काफी सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी में सीखी है, जैसे कि चार्ज हुआ, करंट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, हीट एनर्जी, ये सब एक साथ किसी ने बैठ के हाँ चलो आज के दिन बैठे हम लोग चला बसा लिया आणि सगळ्याच्या सगळं एकदम क्लियर करा, ऐसा नहीं हुआ था। इसको समय गया था, इसको एक वक्त गया था, करेक्ट? और इसीलिए अभी मैं आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो है इसको एक कहानी के रूप में बताऊंगा। अभी मैं जो कहानी बताने वाला हूं उसका किसी भी जीवित या किसी भी मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपैरेटिवली पूरी तरीके से काल्पनिक है, ठीक है? कहानी शुरू करते हैं, जस्ट पे अटेंशन। सो हुआ क्या, तकरीबन 17th सेंचुरी में, मतलब 16-17 सेंचुरी के आसपास एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है? उसने लोगों को क्या समझाया कि देखो, अगर कोई पाइप है और पानी है, तो पानी ने पाइप के अंदर फ्लो होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है पाइप और दूसरा होता है पानी की बूंदे, राइट? सही है। सो सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के अंदर ही फ्लो हो, या फिर वी कैन से दैट करंट फ्लो हो, तो दो चीजों की जरूरत है, एक है कंडक्टर और एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो उसने बोला जैसे पाइप के अंदर पानी की बूंदे जो कि फ्री होती है वो जरूरी है, सिमिलरली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर मैंने निकाला नेगेटिव होते हैं, वो फ्री होने चाहिए, करेक्ट? तो जैसे पानी की बूंदों पे होता है भार, भार मतलब उनके पास मास होता है, भार है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर होता है प्रभार, प्रभार का मतलब होता है चार्ज, ठीक है ना। सो जैसे यहां पर मास इज रिक्वायर्ड टू कीप ऑन दी मोशन, मोशन को कंटिन्यू होने के लिए मास जरूरी है। आपने सीखा होगा मास की वजह से इनर्शिया आता है और इनर्शिया से मोशन चलता है। सो इसका मतलब है हियर मास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो ये सिमिलैरिटी हुई। हाँ, तो इन्होंने बोला कि मास जरूरी है भाई, और उसने क्या बोला, उसी ने बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? चार्ज जरूरी है। क्या जरूरी है? चार्ज जरूरी है, ठीक है? ओके, चार्ज का सिंबल जो था वो उन्होंने दिया क्यू। क्या सिंबल दिया उन्होंने? क्यू। अब कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, स्मॉल क्यू भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो मतलब ये जो पहला साइंटिस्ट था उसने बोला कि जैसे पानी के अंदर पानी की बूंदे जरूरी होती है फ्लो के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या जरूरी होता है? चार्ज जरूरी होता है फ्लो होने के लिए, नेगेटिव चार्ज जो कि फ्री रहेगा, ठीक है ना? करेक्ट? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? सवाल ये पैदा होता है, ये बोला था किसने, कौन था? इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलोम्ब। अब इतना बड़ा नाम, कोई बात नहीं, सिंपल नाम याद रखते, कुलोम्ब, है ना? ये तो सबको मालूम है। यस, सो कुलोम्ब ने लोगों को समझाया था दैट चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? सो हम सबसे पहली क्वांटिटी जो है यहाँ पर चार्ट में उसको लिखेंगे, दैट इज चार्ज, करेक्ट? अगर हम डायग्राम की बात करें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उनके ऊपर हमेशा क्या होता है? एक चार्ज होता है और उनका फ्लो जरूरी है, ठीक है ना? सो कुलोम्ब ने बोला दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जरूरी है? यस, क्या जरूरी है? चार्ज का फ्लो जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स ने मोशन करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जरूरी है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया अभी, करेक्ट? सो फॉर्मूला इसको देखेंगे हम लोग बाद में। यूनिट, इस चार्ज को उसने नाम क्या दिया? यूनिट क्या दिया? यूनिट खुद के ही नाम पे रख दिया, मतलब लोगों ने दिया नाम यूनिट। यूनिट का जो वैल्यू है या फिर चार्ज का जो यूनिट है वो है कुलोम्ब। सिंबल अगर हम देखेंगे तो सी, ठीक है ना? तो ये था यूनिट ऑफ चार्ज, करेक्ट? जैसे ये थियरी लोगों के सामने आई, काफी सारे लोग सोचने में पड़ गए। उतने में एक दूसरा साइंटिस्ट आया। कौन आया? दूसरा साइंटिस्ट। वो बोला क्या बात कर रहे हो कुलोम्ब जी, ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हो आप? चार्ज फ्लो हो जाएगा तो करंट आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, या फिर पानी फ्लो हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्लो इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट? फ्लो इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लो कितने फटाफट होता है ना वो इंपॉर्टेंट है भाई, करेक्ट? तो ये दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि एग्जांपल दे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो, आप सब लोग इमेजिन करो कि आप सुबह सुबह, ठीक है ना,
प्रातः विधि करने के लिए बैठे हो, आप समझ रहे हो मुझे क्या बोलना है, ठीक है। आपका जो सुबह का नित्य कर्म है वो करने के लिए आप, ठीक है, बैठे हो, पेट साफ कर रहे हो आप, ठीक है। और जैसे आपका काम हो गया पूरा, राइट, अब आपने नल खोल दिया, हाँ, और नल में से अगर एक एक बूंद पानी गिर रहा है डब्बे के अंदर, करेक्ट, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप बोलोगे कि अरे सर क्या कैसा लगेगा, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा हम लोग का, एक एक बूंद पानी आ रहा है मतलब क्या है ना, करेक्ट है। सो होगा क्या कि अगर एक एक बूंद पानी आ रही है, आपने बीएमसी को फोन किया, अरे ये क्या पानी इतना, और बीएमसी वाले ने अगर बोला नहीं पानी तो आ रहा है सर, तो आपको सही लगेगा क्या? नहीं, मतलब पानी आ रहा है, फ्लो हो रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पानी कम समय में कितना फटाफट फ्लो हो रहा है, सही है। सो इन अ मिनिमम टाइम हाउ मच मैक्सिमम फ्लो ऑफ वाटर इज देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सिमिलरली ये जो दूसरा साइंटिस्ट था उसने बताया कि अगर ये केस यहां पर पानी के केस में ऐसा है तो फिर चार्ज के केस में भी वैसे ही होगा कि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि चार्ज फटाफट फ्लो होना चाहिए, कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो होना चाहिए। इमेजिन करो आपको गर्म हो रहा है, सपोज आजकल गर्मी के दिन है ना, तो गर्म तो होता है, हम लोग क्या करते हैं, फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं। अगर आपने बटन प्रेस किया फैन लगाने के लिए, हाँ, आपने बटन प्रेस किया और 4.5 साल बाद अगर फैन चालू, आपको चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। अगर वो चार्ज निकला और स्लोली 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 पंखे तक पहुंचा, पंखा फ्लो हुआ, जो भी है, 4.5 साल लग गए, चलेगा? नहीं, हमको चाहिए इंस्टेंट। इसका मतलब है इट इज नॉट ओनली चार्ज बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब इन सर्टन टाइम द फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चार्ज जरूरी है, सही बोल रहा हूं मैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो चीजें कम होनी चाहिए उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और जो चीजें ज्यादा होनी चाहिए उसे हम एक्सप्रेशंस के दौरान न्यूमरेटर में रखते हैं। इसीलिए वो जो साइंटिस्ट था उसने बोला दैट द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इंपॉर्टेंट अगर वो कम समय में होता है। इसीलिए फॉर्मूला जो बना वो बना इन अ लेसर टाइम देयर शुड बी मोर चार्ज, सो इट इज Q डिवाइडेड बाय T, और इसी को उस साइंटिस्ट ने नाम दिया करंट। क्या नाम दिया उसने? एग्जैक्टली करंट। सो वी विल से दैट इट इज सेकेंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। सो जनरली जब स्टूडेंट्स को हम पूछते हैं व्हाट इज करंट, तो वो बोलते हैं सर फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये अधूरा आंसर है। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। सो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड एज करंट। तो ये पर यूनिट टाइम को आपने भूलना नहीं है, सिर्फ चार्ज का फ्लो नहीं, कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो होना जरूरी है। अभी अभी एग्जांपल दिया था। ये साइंटिस्ट कौन था दूसरा वाला? एनी गेसेस? यस, गेस कर लो। एग्जैक्टली अगर किसी ने गेस किया होगा एम्पियर तो वो सही है। ये जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था? एम्पियर था, और एम्पियर ने करंट की कॉन्सेप्ट जीत हुए लोगों को दी। इसीलिए यूनिट जो है करंट का उसे हम क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज एम्पियर ए, ठीक है ना, करेक्ट। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये समझ में आ रहा है, राइट। अब आपको तो पता होगा जब भी आप यूनिट का नाम लिखते हो तो अपने कैपिटल लेटर नहीं लिखना होता पहले वाला। कुछ लोग होते नहीं सर इंसान का नाम है तो पहला नंबर पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, वो इंसान का नाम जब होगा तब। लेकिन अब यहाँ पर यूनिट का नाम है, सो उसके रूल्स के हिसाब से यूनिट का हमेशा जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? स्मॉल ही होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो दैट वाज द सेकंड थिंग, करेक्ट, दैट फ्लो इज इंपॉर्टेंट। अब तीसरा साइंटिस्ट आया। तीसरा साइंटिस्ट बोलता है ओ राम भरत, बस हो गया तुम लोग का। अभी मैं एक चीज बताता हूं कि अगर इमेजिन कर दें कि कोई एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पाइप, और उसके एक साइड में हमने एक पानी की बूंद रखी है, पाइप इज हॉरिजॉन्टल, और यहां पर मैंने एक पानी का बूंद अगर रखा है, तो क्या वो अपने आप यहां से यहां पर ट्रेवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको कि इस पाइप को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। टिल्ट करने से क्या होगा कि इस पानी की बूंद पे आने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पानी की बूंद जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, करेक्ट। अब लॉजिक ये बोलता है इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अगर उसके वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी का विस्थापन हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे वर्क। क्या बोलेंगे इसको? वर्क। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड जिसकी वजह से बॉडी अगर डिस्प्लेस हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली वर्क। तो इसका मतलब है जब आप इस पाइप को टिल्ट करते हो, टिल्ट करने से मतलब तिरछा करने से फोर्स के वजह से उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। सही है। देखो मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सो अब पानी की बूंदें फ्लो हुई, वरना पहले तो नहीं हो रही थी।
सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको ऐसी एक चीज देनी पड़ती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस जो है वो मूव हो जाए। अगर आप पहले केस में देख रहे हो तो पहले फर्स्ट मतलब इस केस में यहां पर जमीन से दोनों का भी हाइट सेम था, लेकिन सेकेंड केस में मतलब यहां पर जमीन, अगर ये जमीन है तो जमीन से इसका हाइट जो है वो ज्यादा है और इसका हाइट जो है कम है, मतलब देयर इज अ हाइट डिफरेंस। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर ये वायर के अंदर एक साइड अगर पॉजिटिव और एक साइड नहीं, ऐसा वायर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि करंट के फ्लो के लिए वायर नहीं तिरछा होना चाहिए। सी वो इस एग्जांपल में है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक साइड पॉजिटिव होनी चाहिए तो दूसरी साइड नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के दिखाया था कि एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है सेल का, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, और ऐसा डिफरेंस होना ही चाहिए तो ही करंट जो है वो प्लस टू माइनस फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो माइनस टू प्लस फ्लो करेंगे। करेक्ट? इसका मतलब है यहां पर पाइप का हाइट डिफरेंस चाहिए, सो सिमिलरली वहां पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम सिंबल जनरली लेते हैं V। क्या लेते हैं हम लोग? V। तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पोट डिफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट? डायग्राम में हम कंसीडर करेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो होगा वो क्या फ्लो होगा, करंट। मतलब अगर आप चाहते हो कि चार्जेस फ्लो हो, फटाफट फ्लो हो, तो वो फटाफट फ्लो होंगे अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। जैसे कि आप चाहते हो कि ये पाइप है, इसमें से पानी फटाफट फ्लो हो, तो आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे या ऐसे टिल्ट करोगे? आप बोलोगे सर ऐसे, सेकंड वाला, क्योंकि आपने ज्यादा डिफरेंस दे दिया हाइट में, तो ज्यादा फटाफट जो है वो पानी की बूंदे ट्रैवल करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही, आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। ठीक है ना? सो इन दैट केस जो यूनिट है, जो ये साइंटिस्ट था जिसने ये चीज बताई थी, उसका नाम था एसेंड्रो वोल्टा, तो जिसकी वजह से यूनिट का जो नाम पड़ा वो पड़ा वोल्ट। करेक्ट? इट इज V। राइट? अब इसका फॉर्मूला क्या है? सो भूले तो नहीं हो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब चार्ज मूव होता है, सॉरी पानी की बूंदें मूव होती है तो उनपे एक वर्क आता है। सो सिमिलरली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उस वक्त भी जो चार्जेस है उनके ऊपर वर्क होता है। ठीक है ना? इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू, इट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। हमने ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, बहुत जरूरी है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट है? ठीक है, ओके। अब एक और चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों की थियरीज दुनिया ने मानी, फिर भी सर्किट्स बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। तो हुआ क्या, एक चौथा साइंटिस्ट आया। ठीक है? अंधेरी राहों में, सुनसान राहों पर, करेक्ट, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। ठीक है? हम इसको जानते हैं ओहम के नाम से। उसने बोला कि फ्लो के दौरान जब फ्लो होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, उस वक्त उसको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? कब कम जानी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, कब ज्यादा जानी चाहिए। ठीक है ना? अगर आप पानी का नल में से अगर पानी निकालते हो या फिर पानी लेते हो, ठीक है, अगर कोई चीजें भरते हो, तो उसको, उस नल को ऊपर से कंट्रोलर तो होता है ना कि कब स्पीड कम करनी, कब स्पीड ज्यादा करनी है ना। सिमिलरली इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द कंट्रोलर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी नेसेसरी। उसको उसने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? सो रेजिस्टेंस, आपको पता है ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, राइट? और रेजिस्टेंस जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो करंट के फ्लो को क्या करता है, एग्जैक्टली क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये, अभी थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं। सपोज ये घर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसमें बहुत सारे बटन है। हाँ? अब यहीं से जो सप्लाई है वो अलग अलग डिवाइसेस को जाएगा। आप इन्हीं सप्लाई में से ट्यूबलाइट चलाओगे, आप इन्हीं सप्लाई में से जो है वो फैन चलाओगे। करेक्ट? आप इसी के सप्लाई में से, किसी एक बटन के सप्लाई से आप यहाँ पर मिक्सर भी चलाओगे। करेक्ट? सो इसके ऊपर जो बर्तन लगाने का जो भी है। हाँ? क्या इन तीनों मशीन्स की रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है? सभी को सेम करंट चाहिए? ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट के केस में उसको थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। ठीक है ना? फैन को और इवन मिक्सर ग्राइंडर को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है बिकॉज उनके अंदर मोटर होता है। राइट? सो उनको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, बट सप्लाई तो एक जैसा ही है, यहीं से सप्लाई जा रहा है।
सो इसका क्लियरली मतलब है अगर सप्लाई सेम जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने वाला डिवाइस इन तीनों में भी होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम है, कम अवरोध है, रोध जो है वो कम है, ठीक है ना, रोकने वाली चीज जो है वो कम है, तो फ्लो जो है वो क्या जाएगा, फास्ट जाएगा। इसका मतलब है दैट इलेक्ट्रिसिटी में स्पीड या फिर मोशन का कंट्रोलर भी जरूरी होता है। जैसे पानी की फ्लो में नल जरूरी है, जैसे कार जब हम चलाते हैं तो ब्रेक्स और एक्सेलरेटर जरूरी होते हैं जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स रेजिस्टेंस इज नेसेसरी बिकॉज वो डिसाइड करेगा दैट करंट का फ्लो ज्यादा जाना चाहिए या एग्जैक्टली कम जाना चाहिए, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस इज वेरी नेसेसरी। इसलिए जो चौथी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो आप यहां पर देखोगे दैट इज रेजिस्टेंस। डायग्राम इसका जो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे कुछ इस तरीके से। हाँ, फॉर्मूला अगर हम देखें रेजिस्टेंस का तो ओम्स लॉ के जरिए जो फॉर्मूला मिलता है आपको, आपने स्टडी किया था, इट इज V इज इक्वल टू IR, करेक्ट। और इसका जो यूनिट है दैट इज ओहम, या फिर इसको सिंबल जो होता है वो होता है लाइक दिस, राइट। सो ये है। अब ये V इज इक्वल टू IR को भी हम लॉजिक से समझा सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर अपने पाइप को थोड़ा सा ही तिरछा किया, मतलब डिफरेंस कम है, तो स्पीड भी कम होगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंस ज्यादा कर दिया तो पानी के बूंदों का स्पीड भी ज्यादा हो जाएगा। गोइंग विद द सेम लॉजिक, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर, द करंट इन द कंडक्टर विल बी मोर। सो इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड इन दिस केस आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर आपको हटाना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और उस वक्त डिवाइस में एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड दैट इज रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। सो इट इज V इज इक्वल टू I तो था ही, और इक्वल टू के वैसे यहां पर एक कांस्टेंट लिया हमने, एंड दैट बिकम्स V इज इक्वल टू IR। तो इस तरीके से कौन सा इक्वेशन बना आपका, ओम्स लॉ का इक्वेशन बना। ये था आपका बेसिक्स, करेक्ट है, राइट। तो ये जो चार्ट है आपके सामने, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो ये आपको दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए सामने की तरफ। सो इसको, ये आपका बेसिक है, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्टडीज में जाएंगे थोड़ा सा। आपने ये भी स्टडी किया था कि अगर सर्किट में अगर आपको करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर किसी डिवाइस में करंट कम चाहिए तो आप क्या करोगे, डिवाइस का रेजिस्टेंस है या फिर वायर का, जो वायर के अंदर जो आगे रेजिस्टेंस लगेगा वो बढ़ा दोगे। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप रेजिस्टेंस को लाइन में कनेक्ट करते हो, है ना। इसको क्या बोला जाता है, यस, वेरी गुड, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस इन, वेरी गुड, इट इज सीरीज। सो इसमें क्या होता है, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है ना। सो द कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब पूरा रेजिस्टेंस मिलके जो होगा वो होगा R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट, हमें ये पता है, राइट। तो सपोज अगर मैं बोलता हूं R1 है 5 ओहम, R2 है 6 ओहम और R3 है 7 ओहम, करेक्ट। तो सब मिला के जो इनका वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7, दैट इज 18 ओहम, करेक्ट है। सो 18 ओहम का जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर होगा। मतलब आप इन तीनों को हटा के इसकी जगह पे एक ही 18 ओहम का रेजिस्टेंस भी लगाते हो तो भी आपका सर्किट वैसे ही वर्क करेगा जैसे अभी फिलहाल ये वर्क करने वाला होगा, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है। करंट की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो लॉजिक क्या बनेगा, सर करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए आपको, और आपके पास अगर सपोज सारे बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं सपोज, तो कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे सर मेरे पास जो है ना वो 6 ओहम के रेजिस्टेंसेस है सर, लेकिन आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो तो 2 ओहम का चाहिए, तो अब मैं 6 ओहम के रेजिस्टेंस को ऐसे काट के तो 2 ओहम का नहीं बना सकता, करेक्ट है ना। तो फिर मैं क्या करूं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास 6 ओम के रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं है, आप वैसे तीनों रेजिस्टेंस जो है उसको इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो, राइट। जैसे आप इसे इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे तो सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। सो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन व्हाट, पैरेलल। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, सो इसका फॉर्मूला है वेरी सिंपल, इट इज 1/R, मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा R
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको मालूम है ये, है ना। अगर आप ये R1 भी 6 लिया है, R2 भी 6 लिया है, R3 भी 6 लिया है, अब एक काम करो, इधर R1 R2 R3 की जगह 6 6 6 डाल दो और सॉल्व करो इसे। आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा 2 ओम। तो आपके पास 6 ओम थे, लेकिन आपने रेजिस्टेंस कितना बना दिया, पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस अब कितना है, 2 ओम। रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब करंट का क्या होगा, करंट का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जैक्टली, करंट का क्या होगा, करंट बढ़ेगा। इन शॉर्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करने से, रेजिस्टेंस की वजह से करंट क्या होता है, बढ़ता है, पैरेलल में कनेक्ट होने से। अब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सर ये पैरेलल में दिख रहे हैं, इसके लिए पैरेलल है, तो ऐसा नहीं है। ये मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। अगर कुछ लोगों को, अगर मैं कभी कभी पूछता हूं, जनरली कभी कभी मेरे जो एक होते हैं लेक्चर्स, उसमें मैं पूछता हूं कि अगर कोई सर्किट इस तरीके से है, लाइक दिस, ये तो आपको समझ में आ गया, राइट। तो अगर कोई सर्किट इस तरीके से है, लेट्स सपोज दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ बैटरी, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस है, करेक्ट। सो इफ सपोज नाउ दिस सेल हैज अ वैल्यू ऑफ 30 वोल्टेज, लेट अस कंसीडर। ये जो रेजिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर, इसका जो वैल्यू है दैट इज 8 ओहम, एंड इफ दिस इज 2 ओहम, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकालो। सर्किट का टोटल वोल्टेज तो मालूम है 30 वोल्टेज है ना, करंट मिल जाएगा ओम्स लॉ से, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। तो जनरली कुछ लोगों को ऐसा लगता है, सर ये तो दिख रहा है ना, ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है, ऐसा एक और दूसरा पैरेलल, ऐसा नहीं होता। सीरीज का मतलब होता है अगर जो करंट पहले रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, वही करंट कहीं और डाइवर्ट हुए बिना, कहीं और ब्रांच उसकी नहीं है, वही करंट डायरेक्टली अगर दूसरे रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होता है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे वो सीरीज में होंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे वाला है ना। इसमें क्या हो रहा था, जो करंट इधर जा रहा था, वही करंट जाते जाते आगे 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 बढ़ रहा था, वही करंट, ठीक है ना, इधर जा रहा था, आगे आगे जा रहा था, और वही करंट फिर इसमें से भी जा रहा था, फिर वही करंट इसमें से जा रहा था, फिर वही करंट इसमें से जा रहा था। इसका मतलब वो करंट और कहीं पर गया क्या, दूसरे रास्ते नहीं गया, इसलिए वो तीनों सीरीज में थे। गोइंग विद द सेम लॉजिक, जो करंट ऐसे है वही करंट इसमें से जाएगा, फिर कहीं और जाए बिना वही करंट इसमें से भी जाएगा। इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे, करेक्ट। पैरेलल में क्या होता है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे होता है। तो थोड़ी देर पहले जो डायग्राम निकाला था आपको अगर याद है, इसमें क्या हो रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है वो इधर से थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर, तो ये अलग अलग करंट्स जा रहे हैं, इसीलिए ये पैरेलल में है। सो अगर ब्रांच हो जाती है, शाखा बन जाती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक उधर एक उधर, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। सो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। सो चलो हम वापस एक बार सम पे बढ़ते हैं। सो सम क्या बोलता है, दैट द टोटल वोल्टेज इज 30 वोल्ट, करेक्ट। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तो इसका और इसका सीरीज है ना। सो इट इज R1 प्लस R2 दैट इज 8 प्लस 2 दैट इज 10 ओम। एकदम बराबर, सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। सर V मालूम है हमें, R भी मालूम है हमें, तो हम करंट निकालना है अगर हमको कि भाई ये करंट कितना जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। V इज इक्वल टू IR, करेक्ट है। अगर मुझे I चाहिए तो मैं R को इधर ले लूंगा नीचे की तरफ। सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सही है, एकदम एकदम सही है। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है सर 30 वोल्टेज, वेरी गुड, डाल दो यहाँ पर 30 वोल्टेज, यस। व्हाट इज R, रेजिस्टेंस कितना है, 8 और 2 सीरीज में है। हमको अभी अभी सर आपने बताया कि एक ही लाइन से अगर रेजिस्टेंस इसमें करंट अगर जा रहा है तो वो सीरीज में होंगे, भले वो दिख रहे पैरेलल, लेकिन वो कौन है, सीरीज में है। सो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। 30/10, 30/10 कितना हो गया, यस यस, वेरी गुड, 3। अच्छा सर करंट है, I है, अच्छी बात है। I का यूनिट क्या है, एम्पियर है। सो डाल दो यहाँ पर एम्पियर, है ना, हो गया आपका आंसर क्लियर। सो बाय दिस वे, बहुत सिंपल तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं, राइट। सो इसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे का जो स्टडी आपका होगा, आगे के जो सिलेबस आपको आएगा, ठीक है ना, उसमें आपको इसका बहुत फायदा होगा, करेक्ट। थैंक यू सो मच।